Good afternoon and welcome to Gaurav Srivastava classes. So today we are going to start Provident Fund. तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोविडेंट फंड, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पीएफ, प्रोविडेंट फंड। बहुत कोई लोग अपने पापा से, फैमिली मेंबर, किसी से भी सुने होंगे कि पीएफ के, उनके रिटायर्ड होने के बाद उनको इतना पैसा पीएफ का मिला, उनके सैलरी से इतना पैसा पीएफ में जमा हो रहा है। तो देखो मैं एक तुम लोग के माइंड में एक सेट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। एक सिंपल सा पहले हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि इस पीएफ के टॉपिक में हम लोग जो सैलरी के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट का एक सब टॉपिक है हमारा पीएफ, जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड से नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमें क्या पढ़ना है। देखो मान लो ये एम्प्लॉई है और ये इसका कौन है? एम्प्लॉयर। ये इसका एम्प्लॉयर है XYZ लिमिटेड। ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉयर है। देखो बात क्या होती है, कोई भी इंसान, एक कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी इंसान कब तक काम कर सकता है? गवर्नमेंट में चलो डिसाइड कर दिया 40 ईयर्स तक आप काम करें, 60 ईयर्स। तो गवर्नमेंट बोलती है आप 60 साल तक काम करो। लेकिन ये तो हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद और बहुत सारी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं बता तो ये एक एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है। मान लो ये हर महीने कुछ ना कुछ तो सैलरी तो उठाता ही होगा ना। बिना सैलरी के ये क्यों काम करेगा यार? तो बात समझो, इसकी सैलरी है हर मंथ 15,000 रुपए। इसकी सैलरी है हर मंथ 15,000 रुपए। ठीक है, मैं भी जो लिख रहा हूं वो सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा और आपको बस एक अकाउंट को मैं चेंज करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट लाया, क्यों हम लोग कोई एम्प्लॉय पीएफ में पैसा डालता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, ये तो हम लास्ट में सीख ही लेंगे। बट इस कॉन्सेप्ट के पीछे आई थिंक व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिसाइड पीएफ अकाउंट, ये हम अभी बता रहे तुमको। ये देखो बच्चों, बात क्या है, एक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट मान लो इस एम्प्लॉयर ने इस एम्प्लॉय के नाम पे खोला दिया। इस एम्प्लॉयर ने इस एम्प्लॉय के बिहाफ में क्या खोल दिया? एक सेविंग अकाउंट। तो देखो हम लोग नॉर्मल केस में क्या होता है, हम लोग सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं? अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। उस पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब मैं बोलता हूं कि मैं पीएफ में 2 साइड डिपॉजिट करता हूं। 2 साइड डिपॉजिट मतलब एक डिपॉजिट तो इस एम्प्लॉयर ने किया भाई, एक डिपॉजिट इसके एम्प्लॉय ने किया। अब यहां पे जो पैसा जमा हुआ उस पे क्या मिला हमें? इंटरेस्ट। तो मैं बोलता हूं कि मैं इसे सेविंग अकाउंट के नाम को हटा के मैं इसमें पीएफ अकाउंट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? प्रोविडेंट फंड अकाउंट। देखो कॉन्सेप्ट यही है इस पीएफ अकाउंट के पीछे कि एम्प्लॉय ने अपने सैलरी में से कुछ पैसा कहां डाला? पीएफ अकाउंट में। एम्प्लॉयर ने भी कुछ पैसा एम्प्लॉय के बिहाफ में डाला और उस पैसे पे हमें क्या मिला? इंटरेस्ट। और ये सब हम कब रिसीव करेंगे? आफ्टर द रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट भी निकाल सकते हैं, ये तो एम्प्लॉय की चॉइस है। ठीक है यार, देखो खुद का पैसा है। अब मोदी जी ये थोड़ी ना बोलेंगे तुम्हारे पैसा तुम मत निकालो, तुम्हारा पैसा यार, तुम्हारी मर्जी, अभी निकालना है अभी निकाल लो, रिटायरमेंट के बाद निकाल लो। देखो हो क्या रहा था, अब ये एम्प्लॉय ने पैसा डाला, इधर से एम्प्लॉयर ने पैसा डाला। एकदम ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो पैसा एम्प्लॉय ने डाला ये इसकी बेसिक सैलरी के अंदर इंक्लूडेड है। यहां से जो पैसा, जो अमाउंट एम्प्लॉय ने इसमें डिपॉजिट किया, ये पैसा इसके कहां इंक्लूडेड है? बेसिक सैलरी। और बच्चों सैलरी के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि हम लोग सैलरी में जो फर्स्ट चीज हमारे क्या होता है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में इंक्लूडेड है, रुकना।
अभी एक और कहीं मत सोचना, बस मैं जहां बता रहा हूं वहीं सोचो। मैं बोल रहा हूं इसकी बेसिक सैलरी में पीएफ का पैसा इंक्लूडेड है, मैं बस इतना ही बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बेसिक सैलरी में क्या है, ये पीएफ का पैसा इंक्लूडेड है। अब मेरे बात को समझो तुम। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। इस पार्ट को अभी अपने माइंड में इतना रखो कि बेसिक सैलरी में इस पीएफ का पैसा इंक्लूडेड है, ठीक है, ओके। इसके बाद आओ एम्प्लॉयर के साइड में। अब क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने भी कुछ पैसे इस पीएफ अकाउंट में डाले, किसके बिहाफ में, इस एम्प्लॉय के भी, इस एम्प्लॉय के लिए पैसा किसने डाला, एम्प्लॉयर ने डाला। अब ध्यान से देखो, इस अमाउंट पे भी हमें क्या रिसीव होगा, इंटरेस्ट। बात देखो क्या होगी, इस अमाउंट को तो हमने मंथली टैक्सेबल कर दिया, लेकिन इस अमाउंट को तो हमने टैक्सेबल किया ही नहीं, इस अमाउंट को तो हमने टैक्सेबल किया ही नहीं। तो बात समझो क्या हो गई, जैसे ही एक एम्प्लॉय ने पैसा डाला, ठीक है, मोदी सर वहां बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई डाल, तू अपना पैसा पीएफ अकाउंट में डालते रहो, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाइयों इस एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, वहां पे बोले मोदी जी कि भाई इस पैसे को तो हमने टैक्सेबल कर दिया, मित्रों हमें इस पैसे पे भी टैक्स चाहिए। समझ ना बात को, ये पैसा आज नहीं तो कल तो एम्प्लॉय को रिसीव होगा, ठीक है, आज नहीं तो कल एम्प्लॉय को रिसीव होगा। बात समझो। तो देखो, अगर मैं इस डायग्राम से ही तुम्हें बताना चाहूं कि पीएफ में नॉर्मली हम लोग सीखना क्या चाहते हैं, हम लोग पीएफ में, पीएफ कितनी तरह के पीएफ वो बात की बात है, हम लोग पीएफ में जो नॉर्मली सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, जो एम्प्लॉय जो पैसा डाल रहा है वो कब टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है वो कब टैक्सेबल होगा, और ये इंटरेस्ट को हम लोग कब टैक्सेबल करेंगे, ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बात को समझो यहाँ, एम्प्लॉय मैं बोल रहा हूँ ये पीएफ जो है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में इंक्लूडेड है, तो वो तो टैक्स हो गई, अब तो दोबारा इसे टैक्स करने तो जाएंगे नहीं हम, ठीक है, एक इनकम को हम लोग एक ही बार टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर के पैसा इस और इस दोनों पे इंटरेस्ट, वो तो टैक्स हो ही नहीं भैया। तो भैया इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि हम इस तीन अमाउंट को, अगर मैं तीन ना बोल के मैं बोलता हूं चार, मैं इसका भी इंटरेस्ट को अलग कर दूं तो 1, 2 और 3 प्लस 4, हमें बस चार बातें सीखनी कि किस केसेस में कौन से ऐसे केस होंगे जहां पे एम्प्लॉय ये पैसा कब टैक्सेबल होगा, ये कब टैक्सेबल होगा, ये कब टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो बात सुनो, पेशेंस के साथ सुनना, ठीक है। ये जो पीएफ है, चार तरह के टोटल पीएफ अकाउंट होते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं। एक होता है एसपीएफ, एक होता है आरपीएफ, एक होता है यूआरपीएफ और एक होता है पीपीएफ। देखो ये पीपीएफ क्या होता है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो देखो जब मैं बात बोलता हूं पब्लिक, ये पैसा मान के चलो मैं हूं, मैंने अपने खुद के नाम से एक पीएफ अकाउंट खोला है, मैं उसमें खुद अपने पैसे डाल रहा हूं, तो भाई वो सैलरी के केस में आप टैक्सेबल कैसे करोगे, सिंपल सा बेसिस लगाओ कि कोई भी इनकम सैलरी में टैक्सेबल कब होती है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, तब वो इनकम हम सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन भैया मैंने तो अपने खुद का पैसा, मैंने खुद के नाम पे पीएफ अकाउंट खोला है, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो ये जो इनकम है ना, इसकी टैक्सेबिलिटी तो सैलरी में होगी नहीं। सबसे पहला केस काट दो। तो मैं इस टॉपिक को यहीं एंड करता हूं, ठीक है। तो पीपीएफ जो है सैलरी में टैक्सेबल ही नहीं है, ठीक है। इसकी टैक्सेबिलिटी सोर्स क्या है, अदर सोर्सेस। ये कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेस में। देखो
अब मेरे पास सैलरी में 3 तरह के पीएफ बचे, एक एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। एसपीएफ क्या है? स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज फंड। आरपीएफ क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और यूआरपीएफ क्या है? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बात समझो। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और देखो मेजर केसेस देखो क्या है ना, ये तो बात से समझ में, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये तो बात में समझ में भी आ रही है, लेकिन इस दोनों का हम लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। मैं समझाता हूँ, क्योंकि इस केस में कुछ चीजें डिफरेंट होगी, इस केस में कुछ चीजें डिफरेंट होगी, तो वो मैं बात पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। एसपीएफ क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट है क्या? देखो, मैं अगर एक मेजर डिफरेंस बता दूं ना, एकदम मेजर डिफरेंस, ये वो डिफरेंस है ना, ये वो फंड है ना जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने एज अ टैक्स बेनिफिट अलाउड किया हो, और ये वो फंड है ना जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है, और ये वो फंड है जिसको इनकम टैक्स ने कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया फॉर दैट टैक्स बेनिफिट। यार नॉर्मली सीधा सा बात है भाई, हम लोग टैक्स के सैलरी में पढ़ क्या रहे यार, सिंपल सा तो हम तो टैक्स ही कंप्यूट करना समझते हैं ना, कि हम लोग पूरे टैक्स में हम पढ़ते क्या है कि किस इनकम पे टैक्स होगी, किस इनकम पे टैक्स नहीं होगी। सिंपल सा बात है भाई, एसपीएफ वो फंड है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। और मैं अभी जो बात बोल रहा हूं ना, इसकी आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा कि ये फंड में क्यों ज्यादा बेनिफिट है, यहाँ आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे। आरपीएफ क्या है? जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने टैक्स बेनिफिट के लिए अलाउड कर दिया। यूआरपीएफ क्या है? जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर ने टैक्स बेनिफिट के लिए अलाउड नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये चार्ट मैं बहुत अच्छा से ड्रॉ करके वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको ले लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोला था हमने चार केसेस पढ़े थे, ठीक है। पहला केस एम्प्लॉय पैसा डालेगा, दूसरा केस एम्प्लॉयर पैसा डालेगा, तीसरा केस एम्प्लॉय के पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, चौथा केस एम्प्लॉयर के पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। बस ये चेन को हमें पकड़ के रखना, और इसी चेन पे हम पूरा पीएफ फिनिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब बात बताता हूं, मैं केस नंबर 1 लेता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग में ही मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था उसमें डायग्राम से समझाते वक्त ही बोला था कि ये जो एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक सैलरी में इंक्लूडेड होती है, और बेसिक सैलरी हम लोग जब सैलरी कंप्यूट करने में जब स्टार्टिंग में हम उसे टैक्सेबल करते हैं तो भैया ये एग्जेम्प्ट कहां से होगा? तो सिंपल सादा पॉइंट भाई, एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई भी केस हो, एसपीएफ हो, आरपीएफ हो, यूआरपीएफ हो, तीनों केस में टैक्सेबल, ठीक है। एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो तीनों केस में क्या होगी? टैक्सेबल। कॉन्सेप्ट देखो, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं पीएफ का पैसा बेसिक सैलरी में इंक्लूडेड है, तो भैया एम्प्लॉय तो भी बेसिक सैलरी को तो सैलरी के हम लोग स्टार्टिंग में ही टैक्सेबल करते हैं ड्यूरिंग कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, तो भैया पीएफ के पैसा तो पहले ही टैक्सेबल हो गई, तो इसकी तो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबिलिटी की तो कोई मैटर ही नहीं आती, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट में। अब देखो भाई, एम्प्लॉय की तो कंट्रीब्यूशन हो गई, अब बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, देखो एक केस समझो, कोई बोलेगा भैया मेरे को तो अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कल का क्या बताऊं, तो इसलिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मान लो किसी एम्प्लॉय ने पैसा डाल दिया, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ने किसी एम्प्लॉयर ने पैसा डाल दिया, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अब एक आता है एसपीएफ में,
अब देख भाई, ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मैंने शुरू में ही बोला था कि भाई ये गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ है, तो 100 सी बात है कि इसमें सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन होगी, इसमें सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन होगी, और वो है ये भी तुम्हारा नॉट टैक्सेबल होगा और ये भी नॉट टैक्सेबल होगा। इसके पीछे की तो मैंने तुम्हें रीजन दे दी, और इसके पीछे भाई हमारी गवर्नमेंट है, बेनिफिट तो देगी, ठीक है, जब गवर्नमेंट की स्कीम है तो। अब आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ में देखो, आरपीएफ में क्या हुआ कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि वो पहले ही टैक्सेबल है भैया, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, उसके लिए एक लिमिट स्पेसिफाई है। अब वो लिमिट स्पेसिफाई क्या है? 12% ऑफ सैलरी। ये लिमिट क्या स्पेसिफाई है? 12% ऑफ सैलरी, ठीक है। अगर आप आरपीएफ में कोई एम्प्लॉयर 12% तक पैसा डालता है या उससे कम डालता है, तो हम जब वो पैसा डिपॉजिट हो रहा है तब तो उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को। जब वो पैसा एम्प्लॉयर जब वो पीएफ अकाउंट में डाल रहा है तो उस टाइम हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 12% की जगह मैं बोलता हूं 12% तक हम लोग इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर ये 12.1% हो गया ना, तो जिस मंथ में एम्प्लॉयर ने 12.1% एम्प्लॉय की पीएफ अकाउंट में डाल दी, हम लोग उसी मंथ में मान लें कि उसी महीने में ये पैसा डीम टू बी रिसीव, वर्ड पे फोर्स किया मैंने, डीम टू बी रिसीव, उसी मंथ में ये पैसा रिसीव्ड हो गया है और उसी मंथ हम लोग टैक्सेबल करेंगे। तो अप टू 12% एक्सेम्प्ट है भैया, और एक्सेस हो जाएगा तो टैक्सेबल कर देंगे जिस मंथ में एम्प्लॉयर ने 12% से ज्यादा पैसा उसके अकाउंट में डाल दी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट की बात पे। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट। इस पॉइंट में तो भाई गवर्नमेंट महान है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल। यूआईपीएफ के केस में देखो, जब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जिस टाइम उसने पैसा डिपॉजिट किया, जब उस टाइम ही हमने टैक्सेबल नहीं किया, तो इंटरेस्ट को हम कैसे टैक्सेबल करेंगे? तो जब ये इंटरेस्ट रिसीव होगी उस टाइम देखा जाएगा, जब ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होगी उस टाइम हम लोग इसकी टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ इट विल बी नॉट टैक्सेबल। अब आ जाओ भैया आरपीएफ में, और ये आरपीएफ का केस ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आरपीएफ के केस में, आरपीएफ में क्या है भैया कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। इसको मैं और 9.5% तक क्या है, ये एग्जेम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। एंड डीम टू बी, एंड डीम हम लोग उसको मान लें कि जिस मंथ में वो 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिला उसी मंथ में आप टैक्सेबल होगी। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है ना कि आपको 6% से ज्यादा किसी भी पीएफ अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिली, इवन 6 to 7%, ठीक है। अब फोर्थ, देखो पूरी जिंदगी एम्प्लॉय ने काम किया, किसी ने इसमें पैसा डाला, किसी ने इसमें डाला, किसी ने इसमें डाला। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन किसी भी पीएफ अकाउंट में डाल दो टैक्सेबल है, लेकिन एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जब उसने एसपीएफ में डाल रहा है तो वो नॉट टैक्सेबल है। आरपीएफ में डाल रहा है अप टू 12% एग्जेम्प्ट है, एक्सेस ऑफ 12% है टैक्सेबल, और यूआईपीएफ में नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट एसपीएफ में नॉट टैक्सेबल, आरपीएफ में 9.5% से अगर एक्सेस मिला किसी महान एम्प्लॉय को तो वो टैक्सेबल करेगा, नहीं तो नॉट टैक्सेबल, और यूआईपीएफ में नॉट टैक्सेबल।
अब पूरे जिंदगी एक एम्प्लॉय के लाइफ में टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल चलता रहा। अब आ गई वो दिन जिसकी सबको इंतजार थी, इंतजार की घड़ी। एम्प्लॉय हो गया भैया रिटायर्ड। एम्प्लॉय क्या हो गया? रिटायर्ड हो गया। देखो रिटायर्ड हो गया, मैं अभी बोलता हूं रिटायर्ड हो गया ना, कोई बात नहीं। एसपीएफ के केस में नॉट टैक्सेबल। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि सबसे ज्यादा अगर किसी पीएफ अकाउंट में बेनिफिट है तो किस अकाउंट में? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो अभी भी नॉट टैक्सेबल जा रहा है, माने जब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया तब भी नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट मिली वो भी नॉट टैक्सेबल, रिटायरमेंट पे भी नॉट टैक्सेबल। भैया इसमें टैक्स लगी क्या? बस एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। नाउ सेकंड केस, मैं आरपीएफ का केस रोकता हूं, ठीक है। यूआरपीएफ के केस में हम लोग आते हैं। बात समझो, मैं बोलता हूं इसमें जो इनकम है हम लोग अब उसको पकड़ते हैं, ठीक है। एक थी हमारे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो हमारे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन थी वो तो हमने जिस टाइम पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है तो उसी टाइम हमने टैक्स कर दिया। तो ये अभी क्या होगी? अभी के केस में ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगी। एक आती है हमारी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में पैसा डाला तो वो तो टैक्सेबल हुई नहीं। तो अभी हम लोग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को क्या करेंगे? टैक्सेबल। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को अभी हम लोग क्या करेंगे? टैक्सेबल। और कौन सा हेड में करेंगे? अंडर हेड सैलरी। कौन सा हेड में करेंगे? अंडर हेड सैलरी। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को सैलरी में टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि देखो जब एम्प्लॉय ने यूआरपीएफ में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ने जब एम्प्लॉय ने पैसा डाला तो जिस टाइम उसने पैसा डाला तो वो तो नॉट टैक्सेबल थी। तो अभी जब वो रिटायरमेंट पे वो पैसा मिल रहा है तो हम बोलेंगे भाई पैसा तो अब आपको मिल गई, अब आप टैक्स दे दो। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो पहले ही टैक्स हो गई, तो इसलिए वो नॉट टैक्सेबल हो गई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगी अंडर हेड सैलरी। अब देखो, अब बात आती है इंटरेस्ट की। क्या अब किसकी बात आती है? इंटरेस्ट की। देखो इंटरेस्ट में मैम अब एक कॉमन सेंस लगाने, अब हम लोग इस बात को कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सोचो एम्प्लॉय ने जब कंट्रीब्यूशन किया तब हमने उसके कंट्रीब्यूशन को क्या किया? टैक्सेबल। अब हमें बात समझना है कि एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को हमने पहले ही टैक्सेबल कर दी। अब वो अगर उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें क्या ट्रीट करना चाहिए? वेदर द पार्ट ऑफ सैलरी और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। सोचो वेदर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को जब हमने वो पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा था तभी हमने उसे टैक्सेबल कर दी। अब हम उसे क्या ट्रीट करें? एज ए पार्ट ऑफ सैलरी या एज ए पार्ट ऑफ सैलरी ट्रीट करें या एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो भैया गवर्नमेंट ने बोला एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर हेड व्हाट? अदर सोर्सेस। लेकिन देखो अब इसी केस में देखो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। जब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो हम लोग एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उस एम्प्लॉयर के पार्ट पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसे हम मान लेंगे कि दैट इज अ पार्ट ऑफ ए सैलरी। उसे हम क्या मान लेंगे? पार्ट ऑफ ए सैलरी। और उसे हम टैक्सेबल कहां कर देंगे? अंडर हेड सैलरी। देखो एक क्विक रिवीजन यूआरपीएफ का। यूआरपीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। जब हम एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जब उसके सैलरी ये ड्यूरिंग जॉब पीरियड में हम उसके
पीएफ अकाउंट में डाल रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल ऑन रिटायरमेंट। जब यूआरपीएफ से एक एम्प्लॉयर पैसा निकालता है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया, तो हम उसे टैक्स करेंगे नहीं, तो उसे हमने नॉट टैक्सेबल कर दिया। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था उसे हमने टैक्स किया नहीं, तो हम अभी मान लेंगे एज ए पार्ट ऑफ ए सैलरी एंड उसे हम टैक्सेबल कर देंगे अंडर हेड अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हम कंसीडर करेंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और उसे हम टैक्सेबल कहां कर देंगे, अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हम कंसीडर करेंगे एज ए सैलरी, ठीक है। एसपीएफ का भी एक बार, एसपीएफ में जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल। रिटायरमेंट पे उसे चारों पैसे पे किसी पे भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब देखो बात हो गई भाई एसपीएफ और आरपीएफ वाले में झगड़ा, एसपीएफ और आरपीएफ वाले में झगड़ा हो गई कि भाई आपने सबको नॉट टैक्सेबल किया, हमसे तो जब एम्प्लॉय से तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स मांग दिया, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन एक्सेस हुई तो टैक्स दिया, इंटरेस्ट पे भी टैक्स ले लिया, तो अब रिटायरमेंट पे क्या होगा। आरपीएफ के केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर आप मेरी ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। आप मेरी 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, ठीक है। अब 5 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, एम्प्लॉय ने 5 साल से ज्यादा जॉब किया हो, ठीक है, 5 ईयर। सेकंड कंडीशन, एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ा है बिकॉज सिचुएशन इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल, सिचुएशन इज नॉट अंडर हिज, सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। एम्प्लॉय ने क्यों जॉब छोड़ा, क्योंकि सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं थी। और थर्ड केस ये, मान लो कोई एम्प्लॉय था एक्स जो पहले किसी कंपनी में जॉब करता था, वहां उसने 2 साल जॉब किए, देन आफ्टर उसने अपना फंड्स को इस कंपनी में ट्रांसफर करवा लिया और वो पीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, अप टू 5 ईयर, तो उस केस में भी हम उसको एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है। यहां लिख दो इफ एम्प्लॉय हैज ट्रांसफर्ड हिज ओल्ड पीएफ अकाउंट टू न्यू एम्प्लॉयर। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जो इनकम हमने पहले एग्जेम्प्ट किया था उसे हम टैक्स करेंगे एज पर यूआरपीएफ। यूआरपीएफ मतलब एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कहाँ था, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर इट्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर इट्स सैलरी, ठीक है। इसमें मैंने कहीं कहीं एक वर्ड यूज किया है सैलरी। 12% तक की एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% एग्जेम्प्ट। अब 12% किसका, सैलरी का। अब ये कौन सी सैलरी है, तो ये भाई मैं सीधा सीधा बोलता हूं, ये है एचआरए वाली सैलरी। एचआरए वाली सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन फिक्स टर्न ओवर। ये कौन सी सैलरी होगी, एचआरए वाली है। एचआरए वाली मतलब बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन ऑन फिक्स टर्न ओवर। ये थी पूरी चार्ट। सैलरी के अंदर हमने पीएफ को कैसे टैक्सेबल करेंगे। इसमें 3 तरह के पीएफ हमने कवर किए, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ। पीपीएफ मैंने कवर ही नहीं किया, मैं स्टार्टिंग में बताती थी पब्लिक प्रोविडेंट फंड सैलरी के हेड में कवर टैक्सेबल नहीं होता, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे उसे कवर अप नहीं किया, ठीक है। उसे अदर सोर्सेस में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास एंड करते हैं
और if you like the video, please subscribe and comment. Thank you.